एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। मैं हूँ लालिशा रानी और आज हम केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। अगर आप बीएससी, बीएड, सीटेट, टेस्टेड, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल्स भी समझाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री क्या होता है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल्स एंड एलिमेंट्स। एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम केमिकल्स और एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर आखिरकार होता क्या? सबसे पहले हम समझते हैं कि एटम क्या होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एन एटम। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करता है। एक एटम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। एटम के अंदर हम बात करते हैं तो होता क्या है? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई साइज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं? न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, एटम को एटम के अंदर जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये हो गया न्यूक्लियस। एटम के अंदर का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग एनर्जी लेवल्स में मूव ऑन करते रहता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन नाम के एटम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन जो होगा वो कितना नंबर में प्रेजेंट रहेगा? 1 नंबर में। इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा उसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा। और वही न्यूट्रॉन कितना रहेगा? आप बता सकते हो? वो भी 1 ही रहेगा। आओ हम बात करते हैं अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। देखो, अभी हमने बात किया था कि हर एक एटम के अंदर उसका एक अपना एरिया होता है जिसके अंदर हम कंसीडर करते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जहाँ रहता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ठीक है, न्यूक्लियस इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। इसको न्यूक्लियस को सब एटॉमिक पार्टिकल इसलिए माना गया क्योंकि इसके अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। वहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिट में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी ऑर्बिट में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों जो है वो क्वार्क से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो क्वार्क से बना हुआ होता है और न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है आखिरकार। ने बताया क्या? न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का बना हुआ था। ठीक है, अब ये क्वार्क को किसने डिस्कवर्ड किया था? मॉरिस जेलमैन ने डिस्कवर्ड किया था। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। कैसे? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स आर प्रेजेंट। यही हमेशा याद रखना, आपसे ये पूछ सकता है कि न्यूक्लियर फोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस रेडियस। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसका क्या साइज होता है? वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि सोचो कितना छोटा होता है, या अप्रॉक्स 1 फर्मी मीटर के हिसाब से होता है। कितना वो छोटा हो गया। ऐसा ही यूनिट अगर हम बोलते हैं न्यूक्लियस के साइज का क्या होता है? फर्मी होता है। और ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम रेडियस जो होता है वो क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वही हर एटम का अलग अलग होता है, इसीलिए हर एटम अपने आप में अलग भी दिखता है। ये भी आप याद रखना। अब देखो, हमने ऑर्बिट बहुत बार बात किया कि ऑर्बिट आखिरकार ये ऑर्बिट होता क्या? नील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है। आप ये देख सकते हो, ये सर्कुलर पाथ जो है वो फिक्स सर्कुलर पाथ बना हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं एटम घूम रहा होता है। इन फिक्स पाथ को ही ऑर्बिट या फिर सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो जो है ना, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। क्यों? के सेल के अंदर क्या होता है ना कि नंबर ऑफ जितनी सेल्स होगी न्यूक्लियस से दूर होगी उतनी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। हमेशा के सेल में जो होता है कितना होता है? 1 नंबर होता है। वही
एल सेल में जो होता है वो 2 होता है और एम में जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। वही एन में जो होता है वो 4 सेल होता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि ये जो सेल नंबर है किसी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है कि उस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और अगर हम जब बात करते हैं फॉर्मूले की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में अगर हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। अगर हम के सेल की बात करेंगे यहाँ पर, तो तुम देख सकते हो कि अगर हम के सेल की बात करेंगे तो हम नंबर क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के सेल के अंदर जो है कितना नंबर है, न्यूक्लियस के मतलब इलेक्ट्रॉन का कितना नंबर दिया हुआ, 1 दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है, एक फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वहीं एल की बात करते हैं तो एल में कितना है, 2 नंबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखो जब हम फॉर्मूला में पुट ऑन करते हैं 2n² करते हैं तो देखो क्या आता है, 8 आता है। यानी कि हमारे के सेल में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारे एल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, एम में 18 और एन में 32 और ओ में उससे भी ज़्यादा 50, ठीक है। ये याद रखना। इसी से क्या होता है, इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट की वजह से ही नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनते हैं, जैसा कि हम एस ब्लॉक्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये सब पढ़ते हैं ना, एस पी या फिर डी या एफ ब्लॉक्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट की वजह से ही होता है। हर ऑर्बिट में एक फिक्स रेशियो का नंबर प्रेजेंट होता है, जिनको हम के, एल, एम, एन के हिसाब से देखते हैं। अब देखते हैं एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ही एटॉमिक थ्योरी हमें दी थी। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स कौन सा है, हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स जो है उसको किसको मानते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स को। इस लाइन को बहुत ही आप इम्पॉर्टेंट समझना, क्योंकि ये चीज़ आपके एग्जाम में आ सकता है कि वीकेस्ट फोर्स के रूप में हम किसको मानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को मानते हैं। अब ये देखो कुछ हमारे जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दिए हुए हैं, उनका सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया है। आप हो सकता है आप इन सब में से नहीं ज़्यादा कुछ तो कम से कम 1 to 20 एलिमेंट्स के आप एटॉमिक नंबर और मास ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 20 तक का जो होता है वो बहुत ही हेल्पफुल भी होता है और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे भी जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा, आप इसको मेमोराइज ज़रूर कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर अब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है, हम ये बात समझते हैं। हमने एटॉमिक नंबर बहुत कहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, यानी एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर जो होता है उसके अंदर हम क्या समझते हैं कि जो भी होता है न्यूट्रल वो एटम होता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इक्वल होता है। वही हम बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एक और बात बता दूं, एटॉमिक नंबर जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, इसी से एलिमेंट का जो है आइडेंटिटी डिसाइड होता है। जैसे कि आपकी अपने क्लास में जो है आपका एक स्पेसिफिक रोल नंबर है, उसी तरह एटॉमिक नंबर होता है। रोल नंबर से ही एटॉमिक नंबर को रिप्लेस करके समझो और याद रखो, क्योंकि रोल नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता, आप उसी रोल नंबर के रहोगे। एक स्पेसिफिक सेक्शन चेंज हो सकता है आपका, लेकिन रोल नंबर आपका वही रहेगा, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास के बारे में देखते हैं। एटॉमिक मास हमें क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन टोटल प्रेजेंट है किसी एक एटम के अंदर, उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक सिंबल। अब एटॉमिक सिंबल का क्यों यूज़ होता है, एटॉमिक सिंबल सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था। क्यों दिया था, अब बताओ, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा रोल नंबर है, तुम किसी क्लास में पढ़ो, लेकिन तुम्हारा नाम भी होना ज़रूरी है ना, तुमको पहचानने के लिए कोई एक आइडेंटिटी भी तो ज़रूरी है ना। उसी तरह पहले के ज़माने में सिंबल का यूज़ किया जाता था, तो एटॉमिक सिंबल सबसे पहले किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया था। और मॉडर्न एटॉमिक सिंबल किसने दिया है, जे बर्जीलियस ने दिया है। ये भी याद रखना, ये रहा जॉन डाल्टन के द्वारा पहला सबसे एटॉमिक सिंबल रिप्रेजेंट जो उन्होंने किया था। ये भी कई बार एग्जाम्स में इसका सिंबल दे करके भी पूछ लिया जाता है, तो अगर आपको हो सके तो आप इसको भी मेमोराइज ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। अब हम किसी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो कोई भी अगर एलिमेंट दिया हुआ है सपोज, तो उसका जो एटॉमिक मास होगा ना वो हमेशा यहाँ कहाँ रहेगा, ऊपर के साइड में रहेगा, और जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो हमेशा नीचे में रहेगा, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना।
इलेक्ट्रॉन के अंदर जो होता है वो कितना चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, कितना -1 चार्ज होता है। भाई प्रोटॉन के अंदर +1 चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम पर चार्ज उसमें प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से, इसलिए हम किसी चार्ज को मायने रखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देख लो, यहाँ है सोडियम का। सोडियम का जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर जो है वो है 11, ठीक है। वही इसका एटॉमिक मास कितना है, 20 है। तो इसको क्या कहेंगे, इसमें हम एटॉमिक मास में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। वही एटॉमिक नंबर में क्या देखते हैं, सोडियम का प्रोटॉन्स का जो संख्या होगा सिर्फ और सिर्फ वही देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम चार्ज की बात करें तो देखो यहाँ अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया सोडियम के ऊपर में, तो यानी क्या होगा, ये किसी न किसी को अपना एक चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। क्योंकि अगर जब हम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का तो हमारे हर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर हम किसी से ले लेते हैं तो हमारे अंदर निगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि हम किसी से कर्ज ले लिए तो हमारे ऊपर निगेटिव चीज़ आ जाएगी, वही है। अगर हम किसी को दे दिए तो हम उदारवादी बन जाती है, यानी कि हम बहुत वो हो गए, लिबरल हो गए कि हाँ हम किसी को देने वाले हैं, तो हम पॉजिटिव व्यू हो गया हमारा। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो घट जाएगा। कितने, यहाँ पे प्लस का साइन है, 1 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन घट गया, यानी कि अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसीलिए चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी जब भी हम रिएक्शंस वगैरह देखते हैं वहाँ पे चार्ज का रोल ही बहुत मायने रखता है। अगर कोई एटम जो है वो अगर न्यूट्रल है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, चार्ज जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा उस एटम के ऊपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक मास की, जिसमें हम क्या देखते रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। अब जैसे कि बात करते हैं सोडियम के ऊपर ही देखते हैं। सोडियम का अगर हम देखें एटॉमिक मास तो वो क्या हो जाएगा, जो उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा प्रोटॉन होगा उसको ही कहेंगे। अब देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, जितने नंबर का न्यूट्रॉन है उतने नंबर का ही प्रोटॉन भी होता है हर एटम के अंदर में। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन और जो उसका इलेक्ट्रॉन दिया है वो, इन सब चीज़ों को दे करके ही हम निकालते हैं। अब सोचो एक और चीज़, अगर मान लो कि हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिया है लेकिन हमें न्यूट्रॉन नहीं दिया हुआ, तब अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को अगर माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जितना न्यूट्रॉन हो गया वही उतना हमारा प्रोटॉन हो गया, ठीक है। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हम देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले आर्गन के बारे में। आर्गन का इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, 18 दिया हुआ है। अब प्रोटॉन नंबर हमें निकालना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो न्यूट्रॉन पहले निकालते हैं। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो जब न्यूट्रॉन निकल गया तो अब हम देख लिए कि मेरे पास 22 है और 18 है। अब रेस्ट मेरे पास कितना बचा हुआ होगा, तो 18 बचा हुआ होगा, यानी कि हमारा टोटल निकल गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और वो इक्वल हो गया किससे, 40 के इक्वल हो गया। तो ऐसे देख ले, सेम यहाँ कैल्शियम में भी आप देखो, ये कुछ जो है सिमिलर एग्जांपल्स है कि जहाँ पे आपको सेम आ भी सकता है और नहीं भी। दूसरा हम चार्जेस के ऊपर बात करें तो चार्जेस के लिए आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डबल साइन दिया हुआ है प्लस का, यानी कि ये 2 बार इलेक्ट्रॉन की शेयर कर चुका है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रहा वो माइनस होगा, -2 यहाँ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या आया, 18 आया। तो जब हम फाइनल में से माइनस करेंगे 20 को तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो देख लो हम यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब निकाल ले, जहाँ हमें ईजिली पता भी चल गया कि क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये याद रखना, जिसको किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। चार्ज इसके ऊपर जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। प्रोटॉन से लगभग ये 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन ही जो होता है वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसी वजह से एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो वो डिसाइड भी होती है, ठीक है। हेनरी मोसले ने कहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर, ये भी याद रखना, यानी कि एटॉमिक मास हमेशा ग्रेटर होगा किससे, एटॉमिक नंबर से। वही हेनरी मोसले ने पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर के बेस पर ही कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को तैयार किया था।
देखो अभी हमने यहाँ पे बात किया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने की थी। इसका चार्ज क्या है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। वही मास क्या है? 9.1 × 10⁻−31 kg। और इसको कहते हैं एंटी पार्टिकल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव जो है वो नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से इसको कहते हैं एंटी पार्टिकल। इसको डिस्कवरी किसने किया था? पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी एंडरसन ने किया था। जब बोथ हैव सेम मास एंड सेम चार्ज बट अपोजिट साइन, दोनों को सेम मास यानी कि दोनों का जो मास है, पॉजिट्रॉन का भी मास जो है 9.1 से 10⁻−13 kg है और चार्ज भी जो है 1.6 × 10⁻19 है, लेकिन दोनों का साइन चेंज हो जाने की वजह से ये अलग है। नाउ हम बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की, कि बॉन्ड फॉर्मेशन आखिरकार होता क्या? एटम स्टेबल होने के लिए बॉन्ड को आपस में बांटते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में जो उनका है नीड वो कंप्लीट हो जाता है। बॉन्ड 3 तरह का होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लो, पहला तो बॉन्ड होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, जहाँ हम शेयर करते हैं आयंस को, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे कि अगर NaCl हम की बात करते हैं, अगर हम NaCl लेंगे तो NaCl के अंदर क्या हो जाएगा? सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, वही क्लोरीन जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर क्या साइन आएगा? प्लस का। वही अगर क्लोरीन उसका एक एटम ले रहा है तो उसके अंदर क्या कौन सा साइन आएगा? माइनस का। दूसरा हम बॉन्ड देखते हैं वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की जो है वो शेयरिंग होती है, ठीक है, कि जहाँ वो इलेक्ट्रॉन अपना आपस में एक दूसरे का शेयर करता है। अगर हम इसका एग्जांपल दे करके बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का, तो आप देख सकते हैं जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, CH4 हो गया, ये क्या कर रहा है ना? अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। वहीं हम तीसरा नंबर बात करते हैं वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन का जो होता है पेयर एक ही एटम प्रोवाइड करता है, जो मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन वो सेम एटम का एक पेयर प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं एग्जांपल दे करके, अमोनिया का ही आप देख लो। अमोनिया ऐसे हम लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन अपना एक पेयर एटम को प्रोवाइड कर देता है। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा पार्टिसिपेट करता है। केमिकल बिहेवियर ऑफ एन केमिकल डिपेंड्स ऑन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिकल बिहेवियर जो होता है वो किसी भी केमिकल का डिपेंड करता है किस पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होने का, ठीक है। लुईस डी ब्रोगली ने इसके बारे में कहा था। किसने? लुईस डी ब्रोगली ने। लुईस डी ब्रोगली का क्या कहना था वो देखो, इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं है बल्कि वो वेव भी है। ये बात किसने कहा था? लुईस डी ब्रोगली ने। अब इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर, यानी कि जिसमें हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी पार्टिकल की तरह और कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए इसको कहते हैं ड्यूअल नेचर, ठीक है। अब कंडीशन क्या है डुअल नेचर के लिए? या तो मास का कम होना या फिर वेलोसिटी 0 नहीं होना चाहिए, तभी ड्यूअल नेचर का जो है वो कंडीशन होगा। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट। बोहर के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो डिपेंड कैसे करता है? देव वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन का हमने फॉर्मूला क्या देखा था? ये आप देखो, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला देखा था -13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वैलेंस दिखाता है। यहाँ क्या होता है? n जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होता है? निगेटिव साइन बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को बाउंड कर रहा है किसी न किसी एक चीज़ से। जैसे ही n बढ़ता है वैसे ही एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, ठीक है। इसी से क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट हम देखते हैं बहुत ही आसानी से और ईजली वे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नील्स बोहर के बारे में कि नील्स बोहर का आखिरकार क्या कहना था, ठीक है।
नील्स बोर ने क्या बताया, यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यानी कि बोहर के इम्पोर्टेंस पोस्टुलेट क्या था उनके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना सबसे पहले एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा था ऑर्बिट में मूव करते वक्त एनर्जी जो है वो लूज नहीं करता है, और ऑर्बिट चेंज करते वक्त ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या फिर इमिट करता है। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, जो फॉर्मूला हमारा है इलेक्ट्रॉन इक्वल टू h², ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने में बहुत सक्सेसफुल थ्योरी के रूप में होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आपका एनर्जी किसी एटम का ज़्यादा होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे कि अगर आपको बहुत ज्ञान आते रहेगा तो आप उछल उछल के बताना चाहोगे मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, ये बात वो बात। इसी तरह से ये चीज़ भी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए एनर्जी लूज करेगा, जैसे कि गामा रे होता है वो एनर्जी के फॉर्म में होगा, वो चेंज करेगा, ठीक है। गामा रे जो होता है वो फोटॉन्स बनाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन्स के बारे में। प्रोटॉन जो होते हैं उसका चार्ज होता है प्लस साइन का होता है, और चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम। वही मास की बात करते हैं तो 1.672 × 10⁻27 kg होता है। वही डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवर क्या था, एर्नस्ट गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और प्रोटॉन को किसने बताया था, रदरफोर्ड ने दिया था, ये भी याद रखना। प्रोटॉन नाम जो था ना वो रदरफोर्ड ने दिया था, डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो कोई तरह का चार्ज नहीं होता है। मास जिसका होता है 1.6742 10⁻27 kg होता है। डिस्कवरी किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। सबसे भारी हैवीएस्ट हम किसको मानते हैं, न्यूट्रॉन को, और सबसे लाइटेस्ट किसको मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को। अब आप ये की बात मैं आपको बता दूं सारे साइंटिस्ट को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला, वो होता है ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच। अब आपको ये याद कैसे रहेगा वो मैं बताती हूँ। ई से क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, इलेक्ट्रॉन। टी से क्या हो गया, थॉमसन। थॉमसन ने जे थॉमसन ने इनके डिस्कवरी के ऊपर काम किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉ से प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। एंड फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किसने किया था, चैडविक ने। तो आपको ये चीज़ याद रहेगा कि किसको किसने डिस्कवर किया था। ईंट पर नाच एक ट्रिक है, आप इस चीज़ को, इस ट्रिक को अच्छे से याद करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। इसमें क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। यानी कि इसका जो एलिमेंट का जो सेम है वो एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन मास जो होगा एटॉम का वो डिफरेंट होगा। उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। आइसोटोप हैव अ सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी चीज़ याद रखना आप इसके साथ साथ। अब हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर बात करते हैं। हाइड्रोजन का 3 तरह का आइसोटोप होता है। पहला तो है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम। ये तीनों का अपना अपना अलग अलग रिएक्शन होता है, अलग अलग महत्व भी होता है। ट्रिटियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, वही ड्यूटेरियम जो है वो हैवी वाटर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, D2O कहते हैं। ये अक्सर आप सुने होंगे, हैवी वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ड्यूटेरियम रिस्पॉन्सिबल है। हार्ड वाटर के बारे में सबसे पहले SC यूरे ने बताया था हमें, ठीक है। हार्ड वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ज़्यादा होता है, किससे, नॉर्मल वाटर की वजह से, ठीक है। इसीलिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 3.8 डिग्री सेल्सियस। वही बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। हार्ड वाटर जो होता है जो हमेशा अक्सर यूज़ होता है एज ए मॉडरेटर के रूप में, किस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस के वक्त में। जब हम न्यूक्लियर कोई भी पावर बना रहे होते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे होते हैं तो उस वक्त में कौन उसका मॉडरेटर होता है, हार्ड वाटर, D2O होता है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोबार्स के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, अपोजिट होता है। इसमें सेम एटॉमिक मास होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो सेम यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है दोनों का, एक आर्गन है दूसरा कैल्शियम है, लेकिन उसका जो है एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ आर्गन का 18 है, वही कैल्शियम का 20 है। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटोन की। इसके अंदर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ देखो नाइट्रोजन का जो है 7/8 फॉर्म है ना, किसका, न्यूट्रॉन का। वही इसका ऑक्सीजन का भी देखो 8/8 फॉर्म है ना। ये क्या दिखाता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, ठीक है।
बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। क्या आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में हम अरेंज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, 2n स्क्वायर के रूल पे, जहाँ हमने अभी बात किया था ना ऑर्बिट के पास कि ऑर्बिट में नंबर क्या दिया हुआ है 2n स्क्वायर, वैसा ही इसको हम अरेंज भी करते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। जहाँ हमने बात किया था कि Lmn का अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, वो आउटर सेल में सबसे ज़्यादा कितने 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भरे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि अगर हम 2D की बात करते हैं तो कि Lmn दिया गया है सेल या ऑर्बिट। अगर हम 3D की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हम बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात करते हैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जैसे कि हमने बताया था कि K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L के अंदर 8 होते हैं, M के अंदर 18 होते हैं और N के अंदर 32 होते हैं। अगर हम इसमें जब बात करेंगे लिखने की तो हम कैसे लिखेंगे, K के फॉर्म को हम लिखेंगे 1s, वहीं L के फॉर्म को लिखेंगे 2s 2p, M के फॉर्म को लिखेंगे 3s 3p एंड 3d, 4s 4p 4d एंड 4 5। अब हम जब बात करेंगे लिखने के वक्त में तो हम ऐसे लिखेंगे 1s फिर 2s 2p, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 3s 3p एंड देन 3d, ऐसे करके लिखेंगे। आओ हम कुछ देखते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाव प्रिंसिपल की। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट का एनर्जी लेवल कम होता है और 3D से इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फॉल कर जाते हैं। ये अबाव प्रिंसिपल जो है वो एक जर्मन वर्ड है। अबाव का मतलब होता है बिल्डिंग अप। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में इंटर करेगा, फिर उससे हायर में जाएगा। जैसे कि हमने अभी बात किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैं कैसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p देन 4s 3d 4p 4d 4f। यही जो है अबाव प्रिंसिपल का एक चेंज शो करता है, जो कि दिखाता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D से इलेक्ट्रॉन मतलब 4s का जो एनर्जी लेवल आएगा उसमें 3D से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कम होगा और पहले 4s में फिलअप किया जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो ना 3p तक दिया हुआ ना, यहाँ पे पहले हम 4s की बात कर रहे हैं ना, तब 3D लेकर के आ रहे हैं। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि एनर्जी लेवल इसमें ज़्यादा है उसमें कम है। दूसरा देखते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। ये क्या है, इनका फुल नाम था वोल्फगैंग पॉली। इनका रूल था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पाइन जो है वो अपोजिट होगी। स्पिन जो है यानी कि ये साइन जो है वो अपोजिट होगी, एक अपोजिट दूसरा अपोजिट। जैसे कि देखो s ऑर्बिटल में 2 अपोजिट है, वहीं p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ये इनका था कहना कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं और हम उनको अपोजिट स्पिन के रूप में शो भी करेंगे। आओ कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, उसको हम कैसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p। अब देखो s ऑर्बिटल में ऑलरेडी हमको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होता था, 2 2 4 और p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो 2 2 4 और 6 10 हो गया। वही s के अंदर फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है और p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 और 2 और 1 प्लस 3 कितना हो गया 13। तो दिख गया ना हमें एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या हो जाएगा 2D और 3D फॉर्म में हम देखते हैं। 2D के फॉर्म जब KLM की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल जाएगा और वही 3D में जब लिखने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखेंगे। आप ये कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैल्शियम का, आयरन का, जिंक का, इन सबको भी आप जल्दी से देखिएगा अपने हिसाब से और करिएगा। चलो अब हम एक फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज हमने जो भी कुछ पढ़ा उसके बारे में, ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्विक रिवीजन के अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने एटम को देखा कि एटम क्या होता है। एटम जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एटम। एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था मास नंबर के ऊपर बात किया था कि मास नंबर कैसा मतलब कैसे हम जानते हैं, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों को प्लस करने पे हमें मास नंबर पता चलता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम क्या बताएं, तो बताओ आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। वही कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करता है। आइसोटोप्स में क्या होता है, उसमें जो होता है वो एटॉमिक नंबर अलग होता है और एटॉमिक मास उसका सेम होता है। ये तरह से एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का, तो ये सारी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, आपको ये भी चीज़ याद रखना। तो दोस्तों आज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लगभग सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिटेल्स में समझे हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लेटेंट एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक किस चैप्टर पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।